हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे की फीमेल लीड मूशी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर की बेटी है। फिलहाल मूशी कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करने अपने फियांसी टियानजी की प्लेस पर ही आई थी। इधर उसकी नज़र अपनी बेस्ट फ्रेंड और फियांसी पे पड़ भी जाती है, जो कि इस वक्त रोमांस करने में बिजी थे। ये देखकर मूशी काफ़ी अपसेट हो गई थी। अब फिर हमें कुछ आवर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। डैड मूशी को इसके फियांसे की हरकतों का बता रहे थे कि उसने फेक प्रोडक्ट्स सेल किए हैं। सो मैं तो अभी के अभी उसे जॉब से फायर करने जा रहा हूँ। ये सुनकर मूशी तो एकदम सरप्राइज रह गई थी। वो टियानजे की फेवर करने लगती है, बट डैड तो उसकी एक भी नहीं सुनने वाले थे कि मैं अब तो उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। यह मुझे कॉल मिलाती है। जब वो पिक नहीं करता तो उससे मिलने फिर ऑफिस ही आ गई थी। अब यहाँ पर इसकी नज़र अपनी बेस्ट फ्रेंड और टियानजी पे पड़ जाती है। वो इतना तो जान गई थी कि श्याओ यू और इसने मिलकर ना सिर्फ इसे चीट किया है, बल्कि कंपनी को हड़पने के भी चक्कर में है। अभी तो ये टेंशन में थे कि आखिर प्रेसिडेंट से कैसे निपटा जाए। अब इस बेचारी के लिए ये सदमा क्या कम था कि उसे पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उसके डैड की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो मूशी बहुत ही दुखी हो जाती है। बस तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने फियांसी के खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे करके उसे जरूर सजा दिलवाएगी, और इधर वो यही काम करने ही तो आई थी। टियानजी को फील हो जाता है कि जैसे कोई यहाँ पर खड़ा है, इसलिए वो श्याओ यू को वहाँ बिठाकर सीधा जाके मूशी को पकड़ ही लेता है कि तुम कभी भी अपनी कंपनी को नहीं देख पाओगी। उसका इरादा इसे मारकर बकायदा इसकी जगह एक सुसाइड अटेम्प्ट लेटर राइट करने का था कि कंपनी में गड़बड़ी करके शर्म के मारे इसने मर जाना ही बेहतर समझा। मूशी को पता चलता है कि डैड का एक्सीडेंट भी इसी ने ही करवाया है। वो बहुत परेशान हो जाती है। अब इसे मारकर टियानजी कंपनी का प्रेसिडेंट ही बनने वाला था। वो अब मूशी को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तभी हमें एक कॉमेट का बताया जाता है, जो कि 5000 साल बाद एक ही दफ़ा धरती से गुजरता है, और बस आज वो यहाँ से गुजर ही रहा था कि उसी की वजह से मैजिकली मूशी कुछ दिन पहले वापस अपनी लाइफ में चली जाती है। डैड को देखकर वो तो बहुत इमोशनल भी हो गई थी, और बस अभी उसने अपने फियांसी से रिवेंज लेने का डिसाइड कर लिया था। अब इधर ही हमें हमारे मेल लीड लू शियाओ को भी दिखाया जाता है, जिसकी नज़र इन बाप बेटी पे थी। मूशी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। लू शियाओ अपना रिवेंज मूशी और उसके डैड से लेना चाहता था। उसके डैड और मिस्टर शिया एक ही कंपनी में काम करते थे और सबसे बढ़कर अच्छे फ्रेंड्स थे। जब ये हाई स्कूल में था तो तब न्यूज़ में इसे अपने डैड की सुसाइड की खबर मिली थी, और इन पे तो कंपनी ने बेशुमार इल्जामात भी लगाए थे कि बस फिर अपनी लाइफ से तंग आकर ही उन्होंने सुसाइड कर ली। अब इसके डैड तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। सो लू शियाओ को लगता है कि जैसे डैड की मौत के पीछे मिस्टर शिया का हाथ है। तभी तो वो इसी कोशिश में था कि बस एक दफ़ा मुझे मिस्टर शिया के खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर उनसे बदला ज़रूर लूँगा मैं। यहाँ पे इसकी कज़न कॉल करके बताती है कि मिस्टर शिया की बेटी मूशी को एक असिस्टेंट की तलाश है, सो तुम इंटरव्यू देने चले जाना। ये था भी कंप्यूटर जीनियस। अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना तो इसके बाएं हाथ का खेल था। अब नेक्स्ट डे ये इंटरव्यू देने पहुँचा होता है। मूशी की एक प्रॉब्लम को इसने चुटकियों में हल कर लिया था। वो इससे काफ़ी इम्प्रेस होती है, इसलिए जल्दी से फिर इसे ही जॉब पे रख लेती है। ऊपर से श्याओ यू और टियानजी इसे देखने आ चुके थे। वो इनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों साथ साथ क्यों आए। इस सवाल पर इनकी शक्लें देखने लायक थी। आगे से कोई बहाना बना ही लेते हैं। लू शियाओ को देख के टियानजी हैरान कि आखिर ये लड़का कौन है। तो वो इसे बताती है कि आज से ये मेरा असिस्टेंट है और यही मेरे साथ काम करेगा। टियानजी को तो लू शियाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने का सोचता है। ऑफिस में भी वो लू शियाओ को वार्न करता है कि खामोशी से जॉब से क्विट कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसकी नज़र पड़ती है कि ये ऑफिस डॉक्यूमेंट्स मूशी के कहने पर उसके पास लेके जा रहा है। तो वो हैरान के आए से पहले तो वो कभी काम को लेकर सीरियस नहीं हुई, तो अब ये सब क्या है।
इसका काम करते करते वो तो खुद भी इनके सीक्रेट्स वगैरह चोरी चोरी निकाल कर जान ही जाता है और फिर उसे पता भी नहीं चलने देता। वो तो अब इसे घर ही लेकर आ गई थी। खैर वो इस पे काफ़ी ट्रस्ट जो करने लगी थी। मोशी ने श्याओ यू की प्रमोशन कैंसिल कर दी थी तो इसकी फ्रेंड की बजाय ज़्यादा मिर्ची तो टियान जी को ही लगती है। ये भी अब साफ कह देती है कि वो फ्रेंड मेरी है, मैं चाहे जो करूँ उसके साथ, तुम क्यों उसकी सिफारिश करने आए हो। वो तो अपना सा मुँह लेकर फिर वापस ही आ जाता है। अब टियान जी को लग रहा था कि जब से लू शियाओ उसका असिस्टेंट बना है तब से ही वो ऐसी बन गई है। और बस फिर क्या था, लू शियाओ को ऑफिस से निकालने के लिए ये फिर प्लान ही बनाने लगते हैं। शियाओ यू तो अब उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगती है। वो भी देख लेता है कि यहाँ पर किसी ने इनकी फोटोज क्लिक कर ली हैं। वो टियान जी ही था, इसलिए जानबूझ के उसका फ़ोन गिरा देता है। अब जो इसी ने ही रिपेयर मैन को बुलाकर फ़ोन ठीक करने के साथ साथ फोटोज भी डिलीट करवा दी थी। इसका ये मिशन तो कंप्लीट हो ही जाता है। मोशी के कहने पर ये टियान जी के ऑफिस में उसका डाटा वगैरह निकालने आ चुका था। वॉचमैन की आवाज़ सुनते ही दोनों टेबल के पास छुप जाते हैं। इसी दौरान ये तो एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ गए थे। आज फर्स्ट टाइम ना सिर्फ मोशी की हार्ट बीट तेज हुई थी बल्कि लू शियाओ के दिल में भी फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट डे टियान जी मोशी के पास आकर उसे रात को एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है और साथ में उसने इसे एक सूट भी गिफ्ट किया था। वो जब रेडी होकर लू शियाओ को अपने साथ चलने आने के लिए कहती है तो तब वो बस इसे देखता ही रह गया था। आखिर को ये इतनी प्यारी जो लग रही थी। शियाओ यू को काम से मोशी ने कहीं और भेज दिया था। उसके ना आने पर ये साहब तो अब सैड ही हो जाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग लू शियाओ एक बहाने से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जाने लगता है। टियान जी को कुछ शक तो होने लगा था। अब मोशी उसे रोक कर खूब वाइन पिला देती है और ऐसा करने से वो इसका ध्यान तकरीबन बटाने में कामयाब हो ही चुकी थी। ये भी बहुत ही तेज था, फिर भी रूम में आ ही जाता है। इससे पहले कि वो लू शियाओ को देखता, मोशी ऊपर से आकर जानबूझ के नाराज होने लगती है कि आज भी तुम्हें बस वर्क की ही पड़ी है, मुझे तो तुम पूछते भी नहीं हो। वो फिर उसे हक करके कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब तो फिर ये साहब बड़ी मुश्किल से पकड़े जाने से बच गए थे। रात को ये दोनों जब कुछ फाइल्स वगैरह की बातें कर रहे होते हैं तो तब आंट फंग, जो कि टियान जी का ही एक स्पाई थी, उसे सारी इंफॉर्मेशन दे देती हैं। उसे इतना तो पता चल चुका था कि मोशी के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है। वर्क करते करते मोशी तो बैठे बैठे ही सो जाती है। इस वक्त तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अब लू शियाओ फिर उसे उठाकर इसके रूम में लाता है। अब सोते हुए मोशी तो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि लू शियाओ अपना कंट्रोल खोकर इसे किसी करने वाला होता है। लेकिन फिर अचानक संभल भी जाता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो अब इसके सोने का फ़ायदा उठाकर मिस्टर शिया के रूम में चला जाता है। वहाँ पर अपने डैड और उनकी फ़ोटोज़ देखकर ये एक दफ़ा तो सोच में ही पड़ गया था कि क्या वाकई में डैड की मौत के पीछे इन्हीं का हाथ है या किसी और का। यहाँ पर तो उसे एक फ़ोटो मिसिंग भी लगी थी। वो तो अब उस पर्सन का पता करवाने का ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे मोशी ने डैड को सारे सबूत दे दिए थे कि टियान जी फेक सेल्स कर रहा है। आंट इनकी बातें सुनकर फौरन से टियान जी को मैसेज करके बता देती हैं। डैड तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से जाने लगे थे और साथ में इसे घर पर रहने के लिए भी कह देते हैं कि बाहर तुम्हें कोई खतरा हो सकता है, सो यहीं पर रहो। लेकिन ये तो टेंशन में आके डैड के पीछे ही जाने लगी थी। साथ में लू शियाओ को टियान जी पे नज़र रखने का भी कह ही देती है। अब यहाँ से जाते वक्त कोई इसे किडनैप कर लेता है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि टियान जी का ही था। फाइनली उसे किडनैपर से फ्रीडम दिलवा ही देता है। तभी फिर इसे डैड की भी फिक्र होने लगी थी और अचानक फिर कॉल करके इसे बताया जाता है कि डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में चले गए हैं। ये बेचारी तो डैड को देख के इमोशनल ही हो गई थी। तभी अंकल से इसे पता चलता है कि डैड के पास जो भी एविडेंसेस थे वो तो गायब हैं। इसकी तो सारी मेहनत पे पानी ही फिर चुका था।
अब ये तो फिर लू शियाओ को लेकर घर में कुछ बैकअप वगैरह लेने जाने का फैसला करती है। घर आने पर दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं कि सब कुछ तो वहाँ पर बिखरा पड़ा था और फाइल्स वगैरह भी मिसिंग थी और आंट फंग भी यहाँ से गायब भी थी। उन्हें तो पक्का पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा टियानजी का ही होना है। तो अब फिर हम देखते हैं कि कोई पर्सन टियानजी को कॉल करके सारे एविडेंसेस डिस्पोज करने का ऑर्डर देता है। मेन मास्टर माइंड तो कोई और है। मुशी को पता चल चुका था कि आंट फेंग तो टियानजी से मिली हुई थी। अब घर पे उसे खतरा हो सकता था, सो वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का सोचती है। लू शियाओ से अपने घर चलने को कहता है कि वहाँ आप सेफ रहोगी। वो भी फिर मान ही गई थी। वेल दोनों ही अब अपार्टमेंट आ चुके थे। किडनैपिंग के दौरान मुशी के पाँव पे चोट लगी थी, तो वो अब इसे मेडिसिन लगाने लगते हैं। इसी दौरान लू शियाओ की नज़र इसके नेकलेस पे पड़ती है। ये हैरान कि यही वाला तो वो अपने डैड के पास भी देख चुका था, तो इसके पास फिर कैसे आया। रात को दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। मुशी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि जिसे वो दिलो जान से चाहती रही, उसने इसे कितना बड़ा धोखा दिया है। ये तो उसे खुद से भी 2 गुना दर्द देकर तड़पाना चाहती थी। लू शियाओ तो हर हाल में अपनी बॉस को प्रोटेक्ट करने का सोचता है। इतना तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि डैड की मौत के पीछे मिस्टर शिया का हाथ नहीं था। दोनों की तो अब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी। मॉर्निंग ही मॉर्निंग मुशी तो गलती से लू शियाओ की कॉल ही पिक कर बैठती है। वो जो भाग के उससे फ़ोन लेने आया था, इसके ऊपर ही गिर जाता है। ये तो अब जल्दी से उसे अपने से दूर करती है। वो भी फौरन से अपना मोबाइल लेकर फिर साइड पे ही चला जाता है। अब पीछे से मू शियाओ को तो यही लगने लगा था कि इसकी गर्लफ्रेंड की ही कॉल होगी, तभी तो इसे फ़ोन लेने की पड़ गई थी। कज़न अब इसे बताती है कि जिस फोटो का तुमने जिक्र किया था उसमें मिसिंग पर्सन मिस्टर लिन है, जो कि मिस्टर शिया की कंपनी का ही एक शेयर होल्डर है। ये दोनों ऑफिस में मुशी को निकालने के प्लान्स बनाने लगे थे। अभी भी उसका ट्रांसफ़र इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में करवा दिया था। आखिर को अब उसके डैड की तबीयत जो ख़राब थी, उनके ऑफिस ना आने का ही तो ये लोग फ़ायदा उठाकर बाप बेटी को निकलवाने के चक्करों में थे। मुशी को ये बात काफ़ी बुरी लगती है जब उसे पता चलता है कि जिस एग्जीबिशन में वो पार्टिसिपेट करने वाली थी, उसमें से भी इसे निकाल दिया गया है। वो बेचारी और ही परेशान हो गई थी। लू शियाओ मिस्टर लिन की इंफॉर्मेशन लेने निकला हुआ था। अब वो ये जानकर काफ़ी सरप्राइज होता है कि जब से उसके डैड की डेथ हुई है, तभी से ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मेन इनका उनकी डेथ से कोई ना कोई तो कनेक्शन ज़रूर है। अब दूसरी तरफ मुशी मिस्टर गाओ से उसे यूं अचानक हटाने का रीज़न पूछने आई थी। वो उसे इस बारे में तो कुछ नहीं बताते, इतना ज़रूर कह देते हैं कि अगर तुम मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड कर लो तो तुम्हारा काम हो सकता है। लू शियाओ परेशान कि आखिर बॉस अभी तक घर क्यों नहीं आई। अब उनकी लोकेशन देखने लगता है। मुशी ने तो मिस्टर घाव का अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। वो इनकी सारी रिपोर्ट वाइस प्रेसिडेंट को दे देती है और बस फिर क्या था, यहाँ पर वो तो फिर शर्मिंदा ही हो के रह गए थे। वेल मुशी को पार्टिसिपेशन का अप्रूवल मिल ही चुका होता है। वो आज इस बात से काफ़ी खुश थी, इसलिए खूब मज़े करने का सोचती है और साथ में लू शियाओ को अपने साथ ड्रिंक पर इनवाइट भी कर देती है। और फिर खुद इतनी ज़्यादा वाइन पी बैठी थी कि टुन्ही हो गई थी। उस बेचारे से तो अब ये हैंडल ही नहीं हो पा रही होती। कभी वो इसे उठाकर दौड़ रहा होता है तो कभी इसे हवा देने लगता है। वेल बेस्ट आइडिया उसे तो यही लगता है कि क्यों ना इसे सुला दिया जाए। वो अब इसे रूम में लेकर आ गया था। इसी दौरान मुशी फिर इसे किस कर लेती है। अब ये भी आखिर फिर इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे गंवा सकता था। दोनों ही इंटीमेट ही हो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठकर मुशी को काफ़ी एम्बैरसमेंट हो रही थी कि अब मैं भला लू शियाओ को कैसे फेस करूँगी, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अब यहाँ पर उसे तो उसके घर से अपनी फ़ोटो भी मिली थी। सो ये अब यही सोचने लगती है कि शायद वो पहले से ही मुझे लाइक करता है। ये तो उसे रिजेक्ट करने से भी घबरा रही थी कि कहीं उसका दिल ही ना टूट जाए। इस बारे में जाने बिना के उसके पास फ़ोटोज़ जस्ट इसके बारे में जानने के लिए थी।
ये अब उसे जाकर अपने साथ हुए रात वाले इंसिडेंट को भूलने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें ज़रा भी लाइक नहीं करती हूँ, सो कोई भी ख्वाब मत सजाना। वो भी हैरान कि मैं तो कन्फेशन के बगैर ही रिजेक्ट हो गया, ये क्या बात हुई। मुशी जानती थी कि ये सांप इसे गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वह वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो तो बहुत जल्द अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए स्ट्रीमिंग करवाने का सोचती है। ये दोनों तो बस उसकी सक्सेस से जलते ही रहते हैं कि वो आखिर इतना सब कुछ अच्छे से कैसे हैंडल कर पा रही है। मॉडल्स की कमी थी, सो लू शियाओ को ही वर्क के लिए चूज किया जाता है। अब ये था भी इतना हैंडसम कि इसकी वजह से उसकी ये लाइव स्ट्रीमिंग तो सुपर डुपर हिट हो जाती है। रात को कॉल करते हुए इसकी नज़र मिस्टर लिन और ट्यानजी पे पड़ती है। अब ये तो जान गया था कि सारी उल्टी हरकतों के पीछे मिस्टर लिन का ही हाथ है। ट्यानजी तो बस उनका एक मोहरा ही है। अब जो भी था, एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए उसे इनके स्टडी रूम जाना था और वो सारे एड्रेसेस वगैरह निकाल कर फिर वहाँ जाता भी है। मोशी के इकट्ठे किए गए सबूत वहीं पर ही पड़े थे, मीन इन्होंने डिस्पोज नहीं किए थे। अपने डैड की वॉच भी वो देख चुका होता है। अब बस उसे एक ठोस सबूत चाहिए था कि आखिर इसने डैड को कैसे मरवाया था, तभी वो इनके अगेंस्ट कुछ करवा सकता था। इधर इन्हें खबर मिल चुकी थी कि कोई इनके रूम में घुस गया है। ये वापस जाने लगते हैं। वेल मिस्टर लिन के जाने तक लू शियाओ तो वहाँ से चला गया था, इसलिए ये उसे पकड़ भी नहीं पाते। फेक प्रोडक्ट्स की सेल्स के सबूत सोशल मीडिया पर आ चुके थे। ट्यानजी और उसकी महबूबा का काम तो अब तमाम ही हो जाता है। सारा किया धरा उन्हीं का ही तो था। मुशी हैरान के ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की, जो भी था उसके लिए बेहतर ही हुआ। मिस्टर लिन को पता चल जाता है कि उनकी बर्बादी करने के पीछे मुशी और लू शियाओ का हाथ है। वो अपने बंदे को उन्हें मारने का ऑर्डर दे देते हैं। लू शियाओ को जब पकड़ा जाता है तब लोकेशन का पता करा के लू शियाओ फौरन से बॉस की हेल्प करने पहुंच आया था। अब जब मिस्टर लिन को पता चलता है कि वो अपने प्लान में नाकाम हो चुके हैं, ये सुनकर वो तो फिर काफ़ी भड़क गए थे। वो अपने बंदे को इनकी प्लेस का पता करवाने का ही फिर अब ऑर्डर दे देते हैं। आज लू शियाओ ने मुशी को बता दिया था कि मैं तुम्हारे क्लोज अपने एक प्लान के अकॉर्डिंग ही आया था। उसे पता चल जाता है कि ये तो डैड की फ्रेंड का बेटा है। अपनी उस हरकत करने पर वो फिर इससे सॉरी भी बोलता है और साथ में अपनी लव की कन्फेशन भी लू शियाओ से उसने कर ही ली थी। वो डैड की तरह अब इसे नहीं खोना चाहता था। अब जब ये दोनों क्लिप देखते हैं कि मिस्टर लिन ने इसके डैड को बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था, ना कि उन्होंने सुसाइड की थी, ये तो अब उनसे बदला लेने का सोचता है। उन्होंने पता चला लिया था कि आखिर ये दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं, इसलिए मिस्टर लिन फिर इनके पास आ चुके होते हैं। मुशी तो चोरी चोरी अब लाइव स्ट्रीमिंग ही करने लगी थी और इस बात की इस साहब को खबर भी नहीं होती। अब ये कुछ भी जाने बिना अपने सारे जुर्मों का एतराफ़ कर लेते हैं कि कंपनी हथियाने के चक्कर में उसने इन दोनों के डैड्स को ही हर्ट किया है। अब तो इसे पकड़ने के लिए किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी, वो भी चल पड़ी होती है। इस बात का जब मिस्टर लिन को पता चलता है तो उनके होशो हवास ही खो जाते हैं कि ये कब और कैसे हो गया। वेल बुराई का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि कंपनी को मुशी ने ही संभाल लिया था। लू शियाओ तो अभी भी इसका असिस्टेंट ही बना होता है। दोनों तो मुजरिमों को सजाएं दिलवा कर अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे और इसी के साथ ही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक